तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगी रवि कक्कड़ जी को, जो कि 1992 में बिजनेस स्टार्ट करते हुए नजर आए और एक के बाद एक नए मुकाम उन्होंने हासिल किए हैं। सर प्लीज वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, तालियों से प्लीज सर का स्वागत कीजिए। रवि कक्कड़ जी इस वक्त लीडिंग बैटरी मैन्युफैक्चरर हैं। बहुत बहुत स्वागत रवि कक्कड़ जी आपका। और नेक्स्ट गेस्ट हमारे हैं रंजीत सिंह जी। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इनके बारे में भी कुछ डिटेल्स आपको देते हैं। बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न रोटरीरियन रंजीत सिंह का शुरू से ही सामाजिक सेवाओं के प्रति झुकाव रहा है। सामाजिक कार्य लगातार करते रहे हैं और पढ़ाई के दौरान आप सिख समाज गुरुद्वारे के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम चलाकर लंगर भोजन प्रदान करना, आसपास के गांवों में आग और बाढ़ प्रभावित इलाकों में विशेष कैंप लगाकर सहायता प्रदान करना इत्यादि ऐसे कामों से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही अपने होटल और एयर कंडीशन व्यवसाय में नई ऊंचाइयां छूने के बाद आपने रोटरी अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संगठन के माध्यम से समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम किया है। सामाजिक सेवा संगठन के माध्यम से समाज के वंचित वर्ग के उत्थान का बीड़ा उठाया है और लगातार कोशिशें आगे बढ़ा रहे हैं। रोटरी ज्वाइन करने के बाद इन्होंने क्लब अध्यक्ष और रोटरी मंडलाध्यक्ष चुने गए ये, और अपने कार्यकाल के दौरान आपने बहुत सारे क्लब्स का भी मजबूत संगठन के जरिए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, मध्य प्रदेश के 3 जिलों में वंचित वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार आदि के बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं। कई जिलों में मुफ्त कृति और वितरण का आयोजन किया गया, कृत्रिम अंग वितरण का आयोजन किया गया, गरीब विकलांग जनता को लाभ पहुंचाने के भी इनकी तरफ से प्रयास किए गए। साथ ही साथ मरीजों की सुविधा के लिए रोटरी ब्लड बैंक की स्थापना, पूर्वांचल के गरीब कैंसर मरीजों के इलाज हेतु गोरखपुर में अत्याधुनिक कैंसर उपचार मशीन की स्थापना करने के साथ साथ आपने प्रमुख उपलब्धियां आपकी रही हैं। शहर और गांव की निर्धन लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना आपकी प्राथमिकता में रहा है। इसके साथ ही रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन के वर्ष 2026 तक संपूर्ण शिक्षा संकल्प के अंतर्गत आपको राष्ट्रीय समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। इसके साथ साथ हम मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं हाजी नज़ीर तंबोली साहब को। बहुत बहुत स्वागत है नज़ीर तंबोली साहब आपका मंच पर। और कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जिनके बारे में आप जब चर्चा करेंगे, जब बताएंगे तो आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया। तंबोली साहब जो है, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आपके वालिद की एक छोटी सी पान की दुकान थी। शुरुआत जब की, बड़ी कम उम्र में मेहनत करना शुरू कर दिया। 15 रुपए की सैलरी मिलती थी, वेतन मिलती थी आपको, सिर्फ 15 रुपए। और उसके बाद उन्होंने उसी उम्र में काम करना सीखा और काम कराना भी सीखा। आज जो तंबोली साहब हैं वो तंबोली इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक के तौर पर इस वक्त हमारे सामने बैठे हुए हैं। और आप ये जानकर भी शायद हैरान रह जाएं कि इस वक्त जो इनकी कंपनी है वो एरोस्पेस, मरीन, पेट्रोलियम और डिफेंस प्रोजेक्ट्स के इक्विपमेंट्स बना रही है। बहुत बहुत स्वागत तंबोली साहब आपका मंच पर। ऐसे लोग हमारे समाज के लिए प्रेरणा हैं। और इसके साथ साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं सुरेश भदौरिया जी को, एक और बड़ी शख्सियत। ये मध्य प्रदेश से आते हैं, चेयरमैन हैं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के। इन्होंने शिक्षा के प्रति स्वयं को समर्पित किया है। इनके अस्पतालों में कोरोना महामारी के दौरान लगभग 53,000 से ज्यादा मरीजों को निःशुल्क दवाइयां दी गई। मैं दोबारा दोहरा देता हूं, 53,000 से ज्यादा मरीजों को निःशुल्क दवाइयां दी गई हैं। और इसके अलावा जो ब्लैक फंगस उसी वक्त कोरोना के दौरान, कोविड के बाद जो साइड इफेक्ट हुए थे, ऐसे मरीजों की सर्जरी, उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छे काम इंडेक्स मेडिकल कॉलेज ने किए हैं। और ख़ास बात यह है कि कई डॉक्टर्स ऐसे भी रहे जिन्होंने अपनी जान भी गंवाई है। कुछ सदस्य उसमें इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के भी थे। मैं सुरेश भदौरिया जी का बहुत बहुत स्वागत और सम्मान मंच पर करना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं अपने सहयोगी मृदुल शर्मा से, वो मंच पर आएं। दिव्या, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी इस सेशन को आगे बढ़ाएं। मृदुल और दिव्या इस वक्त मंच पर हैं और 4 बड़ी शख्सियतें हमारे बीच हैं। उनसे इस सेशन के दौरान कई सवाल जवाब होंगे। मृदुल और दिव्या। बहुत धन्यवाद राम आपका, क्योंकि जिन शख्सियतों का इस समय जिक्र हो रहा है वो मंच पर हमारे साथ हैं। और जब भी आप समाज के लिए काम करते हैं या किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं तो उस काम का मुकाम क्या होता है ये पता चलता है आपके संघर्षों से।
और आपके संघर्ष ही इस नए इंडिया के सृजन की कहानी कह रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अभी भारत को बहुत कुछ करना है और आप लोग हर क्षेत्र में इसी तरह से काम करते रहेंगे, तभी नए भारत का निर्माण होगा। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं रवि कक्कर साहब आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि 90 का दशक आपने बिजनेस शुरू किया और आज के परिवेश में अगर आप देखेंगे तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रहे हैं। बैटरीज को बहुत इंपॉर्टेंस मिल रही है, बहुत जरूरी हो गई है वो हमारे समाज के लिए, क्योंकि अब काम जो है वो आसान होना चाहिए और आपने भी ई रिक्शा के माध्यम से काम को आसान बना दिया है, सफर को आसान बना दिया है। कैसे ये सब कुछ कर पाया? शुरुआत तो बैटरी की काफ़ी टाइम से हम लोग 1992 से चल रहा है, बट इस दौरान जब से ये ई व्हीकल का वो आया है कॉन्सेप्ट, उसमें बहुत ज़्यादा जो है रास्ते खुल गए हैं बैटरी इंडस्ट्री के लिए, बहुत काम बढ़ गया है। अभी ई रिक्शा के लिए हम एक जो सेटअप हमने उन्नाव में लगाया है और उसमें हम इस तरह की बैटरी बनाते हैं जो काफ़ी टाइम से मार्केट में नहीं थी, उनको हमने इंट्रोड्यूस किया है और धीरे धीरे मार्केट को पहले यूपी में करते थे, फिर उत्तराखंड में स्टार्ट किया है। आज मार्केट इतना बड़ा है कि बहुत सारे लोगों को इसमें आने का स्कोप है और अभी हम रिसेंटली पंजाब भी जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा मेन फोकस ई रिक्शा बैटरी पे रहता है और आने वाले टाइम में जो भी ई व्हीकल्स आएंगे उनके लिए जो बैटरी है वो हम लोग जो है बनाएंगे और अच्छी क्वालिटी की बनाएंगे। इससे आने वाले टाइम में लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है और नए उद्योगों के लिए भी एक जगह बन रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, ये रोजगार का सृजन होना चाहिए। और जैसा दिव्या ने बताया, हमारे साथ रंजीत जी भी हैं जो रोजगार के साथ साथ समाज में बेहतरी के लिए भी काम कर रहे हैं और हमने देखा कि आपने हर क्षेत्र में काम किया है। रंजीत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि जब सामाजिक काम की बात होती है तो समाज से कितना सहयोग मिल रहा है और क्या वो काम हम ठीक तरह से कर पा रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। आपने इसकी शुरुआत की, आप कितना सुधार इस समय समाज में देख पाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जी का, उन्होंने ये मौका दिया मुझे। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो नए भारत का निर्माण हमारे प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं जी, उसके पीछे कुछ मूलभूत सुविधाएं जो कि आवश्यक हैं वो होनी चाहिए। हम यहाँ मंच पे बड़ी देर से बैठे हैं, सबकी बातें सुन रहे हैं, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं हम उसकी बात अगर करें तो उसमें शिक्षा, स्वच्छता तो हमने बहुत बात कर ली कि स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन शिक्षित भारत अभियान की शुरुआत जो की अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे रोटरी इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट जो कि इस समय इस वर्ष भारत से ही हैं, रोटेरियन शेखर मेहता जी, उनके द्वारा एक पढ़ो लिखो अभियान, एक पढ़ना लिखना अभियान एक चलाया गया है। उसके तहत शिक्षा का कार्यक्रम जो हम लोग एक सोच रहे हैं, सोच है हमारी, वो बहुत अच्छी है। जो ये कोविड का समय जो हमने बिताया है, जो 2 वर्ष हम लोगों ने कोविड में बिता दिए, इसमें हमने गंवाया शायद बहुत कुछ है लेकिन पाया बहुत कुछ है। अगर हम आप पॉजिटिव वे से देखें, नेगेटिव तो बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन पॉजिटिव वे से अगर देखते हैं तो हमने पाया बहुत कुछ है। पाया यह है कि हमने डिजिटलाइज वर्चुअल शिक्षा देने का माध्यम पा लिया है, बिल्कुल, जिससे कि हमें अंडर प्रिविलेज बच्चे जो कि कभी स्कूल जा ही नहीं सकते थे, उनको हम शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। टीवी के माध्यम से हमने एक कोर्स बनाया है जिसमें कि लगभग कक्षा 1 से लेकर 10 कक्षा तक 2600 एपिसोड हम बना चुके हैं, जिनके माध्यम से हम प्रत्येक बच्चे को शिक्षित कर सकते हैं। बिल्कुल, और कई तरीके के मिशन भी सर आप चला रहे हैं, उन पर भी आगे हम बात करेंगे। लेकिन तंबोली साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए, देश के लिए हर कोई काम करने की सोचता है, लेकिन सर आप जो काम कर रहे हैं वाकई में फक्र महसूस होता है। कितना लंबा संघर्ष किया और कैसे ये सब कुछ मुमकिन हो पाया? आपने मुझे यहाँ बुलाया, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
ये जो काम है ये देश की सेवा, यानी एक दिल में जज्बा होता है कि काम तो सभी करते हैं लेकिन इसमें कुछ देश का भी काम हो अपने तरफ से, और उसमें पैसे ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं मिलते क्योंकि टेंडर होता है, L1, L2, L3 ऐसा होता है, लेकिन एक खुद को एक अभिमान होता है कि हम जो काम कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पर सुखोई 30 एयरक्राफ्ट के इंजन के पार्ट बनते हैं, जो टाइटेनियम और इनकोनल मटेरियल होता है जो रशिया से आता है इंडिया के अंदर, वो मटेरियल में हम काम करते हैं। तुम्हारे DRDL के मिसाइल के डाइवर्जन सेक्शन भी हमने बनाए हैं, और मरीन का काम करते हैं, गन का काम करते हैं, ऐसा डिफेंस का बहुत सारा है। बाकी दूसरे भी कंपनी का काम रहता है, सीमेंस का रहता है, तुम्हारा अल्फा लॉल का रहता है, लेकिन सब जो भी काम होता है सब मतलब क्रिटिकल और चैलेंजिंग काम होता है, वो हमारे यहाँ होता है। ये सर आप नौकरी भी कर रहे थे और शायद बिजनेस के लिए आपने ये सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि जो आप करना चाहते थे देश की लिए वो सब नहीं कर पाते आप उस सर्विस में? बेशक कैसा है, मैं जब काम करता था तो मुझे अच्छा जॉब मिल रहा था, लेकिन वो जॉब ऐसा था कि मैं जहाँ पे पहले काम करता था उससे दुगना तिगना वहाँ पर मतलब सैलरी मिल सकती थी, इसलिए और मैंने वो सैलरी को इनकार क्यों किया कि अगर मैं वहाँ पर जॉब करूँगा तो मैं उसमें अड़क जाऊँगा, सुस्त हो जाऊँगा, और फिर मेरे दिमाग में जो है बिजनेस करने का वो मैं नहीं कर सकूँगा, इसलिए मैंने वो जॉब नहीं किया। बिल्कुल, और हम इस मंच पर बैठे हुए हैं तो शिक्षा की बात हो रही है, रक्षा क्षेत्र की बात हो रही है, कैसे हम आत्मनिर्भर बने उस पर बात हो रही है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, वो है स्वास्थ्य का। और मिस्टर सुरेश भदौरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे काम अभी तक कर चुके हैं, लेकिन अभी रफ्तार थमनी नहीं चाहिए क्योंकि हमें नया भारत का निर्माण करना है। भदौरिया जी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने समस्याएं देखी, कोरोना का काल देखा, और अब उससे ओवरकम हो गए हैं और अब नए भारत के निर्माण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या आपकी प्लानिंग्स हैं? थैंक यू जी। अभी तो हम लोगों ने 3rd वेरिएंट की भी तैयारी कर रखी है। PICU NICU बेड के लिए अलग अलग वार्ड भी बना दिए हैं, ऑक्सीजन की पूरी पर्याप्त व्यवस्था कर ली है, क्योंकि जो हम लोगों ने देखा है, बिल्कुल, जो कैजुअलिटीज हुई हैं, जो समय देखा है, 1000 बेड का हमारे यहाँ कोरोना पेशेंट थे, 500 बेड के अमलताज कॉलेज में थे, तो इस तरह की इतने ज़्यादा पेशेंटों को 4 डिस्ट्रिक्ट को एक हॉस्पिटल ने संभाला है। और अभी ये नहीं मानना चाहिए कि कोरोना चला गया है। बिल्कुल, हमने कोरोना के 3rd वेरिएंट के लिए भी तैयारी पूरी कर रखी, खासतौर से बच्चों के लिए, पीडियाट्रिक बच्चों के लिए, NICU PICU के लिए। और अभी जो वैक्सीन 12 से 18 साल के बच्चों को जो अब लगने वाली है, हाँ। वो जल्दी से जल्दी लगना चाहिए, जिससे कि वो बच्चे अभी से, उसके लिए भी विशेष तैयारियां की जा रही हैं। उसके लिए पूरी विशेष तैयारी कर दी है हमने। सारे वेंटिलेटर से लेके पीडियाट्रिक वार्ड, NICU PICU सब तैयार कर रखे हैं, और शासन ने पूरा हमको सहयोग दिया है। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, मोदी जी, और माननीय हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ने, उनके मार्गदर्शन में जैसे ही उन्होंने व्यवस्था की कहा है, वो सब व्यवस्थाओं से हमारी पूरी तैयारी है। भदौरिया जी, लेकिन आप लोगों के लिए वैक्सीनेशन होगा वो बहुत जरूरी है। भदौरिया जी, आप लोगों के लिए रोल मॉडल बन चुके हैं, लेकिन आपके रोल मॉडल कौन है? मेरे रोल मॉडल तो मेरी माँ थी, जो अब नहीं है, वो कैंसर से पीड़ित थी। हमने उनको जगह जगह इलाज कराया, लेकिन देखा कि कहीं जगह जगह बहुत मतलब जो भी संभव हो सका सब किया। उसके बाद में ही हमने ये विचार किया कि अच्छे हॉस्पिटल बनाना चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स लाना चाहिए, तो उसके लिए हमने हॉस्पिटल तैयार किया। और उसके लिए फिर मेडिकल छात्रों के लिए हमने मेडिकल कॉलेज बनाए। वी हैव 2 मेडिकल कॉलेज, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज और अमलताज मेडिकल, जिसमें हम 400 बच्चे MBBS के और 150 बच्चे PG स्टूडेंट MS MD के हर साल देते हैं। तो ये सब तैयारी इसलिए की कि गरीबों को निःशुल्क इलाज मिले, और गरीबों को जो संभव नहीं होता है उनको इलाज मिले, और समय पे इलाज मिले, और जो अच्छे डॉक्टर्स आए और सबका इलाज करें। बहुत अच्छी बात आपने कही कि गरीबों को इलाज मिले। और जब भी हम इस मंच पर बैठे हुए हैं और आप तमाम महानुभाव हमारे साथ हैं, गरीबों को लेकर किस तरह से काम किया जा रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और रवि कक्कर साहब हमारे साथ हैं। ई-रिक्शा, मैं इसको सवारी इसलिए कह रहा हूँ, शान की सवारी हो गई है ये, और शान की सवारी ऐसे
कि अब ई रिक्शा जो है 120 किलोमीटर चलेगा, इस दिशा में भी आप काम कर रहे हैं। आप मथुरा चले जाइए, दिल्ली एनसीआर में जाइए, और अब छोटे शहरों में भी ई रिक्शा की बहुत पहुंच बढ़ गई है। क्या समझते हैं आप? पूरे देश में जो है अब ई रिक्शा चल रहा है, और जिस तरह से इसकी डिमांड बढ़ रही है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और इंडस्ट्री के लिए भी बहुत यूज़फुल है। और अब अगला कदम जो है कि हम लोगों की जो बैटरीज हैं उन पे इतना काम हो चुका है कि अदर कंट्रीज से भी हम लोगों के पास अब ऑफ़र आने लगे हैं कि हम एक्सपोर्ट की तरफ भी जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। बहुत अच्छी बात है। और दूसरा एक और कॉन्सेप्ट है सोलर का, जिस पे अभी तक ज़्यादातर जो भारत है वो चाइना पे डिपेंड था। अब हम लोग सोलर की बैटरीज जो है वो खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। और आने वाला टाइम जो है वो, अगर आप बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर एनर्जी, बिल्कुल, इन्हीं इस पर सब हम का बहुत जो निर्भर है, कर रहे हैं। हाँ, तो इन्हीं पे ही जो है हम वर्किंग कर रहे हैं। और धीरे धीरे भारत में तो हम कर ही रहे हैं, और आने वाले कई देशों में भी इस काम को आगे बढ़ाने के लिए पूरा हम तैयार बैठे हैं। बहुत अच्छी बात है ये। और अभी जो आपने बैटरी की चर्चा की, गरीबों के लिए तो बहुत काम किए जा रहे हैं। रंजीत जी हमारे साथ हैं, वो भी बेहतर जानते हैं, क्योंकि समाज का एक ऐसा तबका होता है जिस तक विकास पूरी तरह से पहुंच नहीं पाता है। और जब हम नए भारत का निर्माण कर रहे हैं रंजीत जी, तो उसमें उन लोगों की भूमिका कितनी बढ़ जाती है, क्योंकि आप लंगर भी चलाते हैं, आपने समाज की बेहतरी के लिए बहुत सारे कार्य भी किए हैं। लेकिन आपको अभी क्या लगता है, अगर हमें नए भारत का निर्माण करना है तो गरीबों को किस तरह से हम मुख्यधारा से जोड़ें, किस तरह से वो एक भी ऐसा काम ना हो जिससे वंचित रह पाए? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा कि स्वच्छ भारत की बात तो हमने करी, लेकिन शिक्षित भारत की बात बिल्कुल अब हमें करनी चाहिए। अगर हम शिक्षित भारत की बात करेंगे तो शायद हम हर व्यक्ति को हर रो में जोड़ सकते हैं। इसके लिए हम एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि रोटरी इंटरनेशनल ने एक कार्यक्रम और चला रखा है। टीच एक अल्फ़ाबेट है। टीच खाली अल्फ़ाबेट नहीं है, टीच एक प्रोग्राम है हमारा। टीचर सपोर्ट, टी का टीचर सपोर्ट, ई का ई लर्निंग, ए का एडल्ट एजुकेशन, सी का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एच का हैप्पी स्कूल। इसमें से तीन टॉपिक हम पकड़ते हैं। अगर टीचर सपोर्ट, तो टीचर्स हमारे जितने भी हैं जो गांव में पढ़ाते हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं ना, उनको अपग्रेड हम नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक कार्यक्रम हमने चला रखा है कि हम ऑनलाइन टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं, उनको सपोर्ट देते हैं कि आज के युग में आज की तरह कैसे लोगों को पढ़ाना है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है। दूसरा, ई लर्निंग के माध्यम से मैंने अभी आपको बताया कि कोविड के टाइम पर जो हमने ये एक फैसिलिटीज डेवलप करी थी, इसका एक बहुत बड़ा लाभ हमको मिला है। तीसरा, एडल्ट एजुकेशन। हमारे देश में 20 करोड़ प्रौढ़ जो हैं अशिक्षित हैं। ये बहुत बड़ा एक नंबर है। और इस 20 करोड़ अशिक्षित जो प्रौढ़ हैं, इनको शिक्षित करने के लिए हम लोगों ने बहुत बड़ा बीड़ा उठा रखा है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने कॉलेजेस हैं, इवन बहुत से एनजीओज हैं, उनके साथ हम लोगों ने एक टाई अप किया है। और उनके जो लोग हैं वो वॉलेंटरी जाकर ब्लॉक वाइज प्रौढ़ों को, जिनके घर में प्रौढ़ अशिक्षित हैं, उनको शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक 24 घंटे का एक चैप्टर है, एक हमारी बुक, एक सिलेबस बना रखा है हमने। उस सिलेबस के माध्यम में 45 दिन में हम उस प्रौढ़ को इतना शिक्षित कर देते हैं कि वो एक पेपर की हेडलाइन और लिखना, हस्ताक्षर करना सीख जाता है, जिसके माध्यम से उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाता है। जैसे कि जब हम 90% बच्चे, आप एक डाटा और है हमारे पास, 90% बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, प्रति 20% बच्चे स्कूल से वापस आ जाते हैं। वो पढ़ते नहीं हैं क्योंकि उनके माँ बाप पढ़ने पर ज़्यादा विशेष तौर पे जोर नहीं देते, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो कमाना शुरू करें। तो वो जो 20% बच्चे वापस आ जाते हैं, वो प्रौढ़ शिक्षा से वापस जा सकते हैं। हमारे रोटरी ने 20 करोड़ में से 10 करोड़ प्रौढ़ों को 6 वर्ष में शिक्षित करने का बीड़ा उठा रखा है। बिल्कुल रंजीत जी, वो देखिए, शिक्षा के बिना आगे भविष्य की कल्पना की भी नहीं जा सकती है। नए भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है अगर शिक्षित भारत नहीं है तो।
लेकिन ग्रामीण इलाकों में और आगे के लिए आपकी प्लानिंग क्या कुछ है? ये ग्रामीण इलाकों के लिए ही मैं बात आपसे कर रहा हूं। जितने भी हमारे वॉलेंटियर्स हैं ये ग्रामीण इलाकों में ब्लॉक वाइज जाएंगे और हर प्रत्येक घर में चिन्हित करेंगे कि किस घर में कौन सा व्यक्ति, कौन सा प्रौढ़ 40 वर्ष से ऊपर का है जो अशिक्षित है। जब वो शिक्षित हो जाएगा तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और वो अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित होगा। उसके अंदर एक मॉरल जागेगा कि मैं जब बैंक गया था और मैंने सिग्नेचर किया था, उसके लिए एक बड़ा कॉन्फिडेंस होगा। उसको अगर 10 रुपए मिल रहे हैं तो उसको मालूम है कि उसको वो 10 रुपए मिल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होगी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है, अगर आपने उसे पा लिया तो आप दुनिया की कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं। देखिए, नई शिक्षा नीति जो है ये काफ़ी कुछ इस पे हम लोगों ने अध्ययन किया है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नई शिक्षा नीति है इसमें हम पढ़ना नहीं बल्कि हम एक तरह का हम स्किल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। और स्किल डेवलपमेंट की तरफ जब सरकार इस मंच के माध्यम से सरकार को कि रिसर्च जो स्कॉलर्स हैं हमारे, उनकी तरफ हमारा ध्यान बहुत कम है। अगर हमने थोड़ा सा भी ध्यान रिसर्च स्कॉलर्स के ऊपर दे दिया तो जो बच्चे हमारे भारतवर्ष को छोड़ के बाहर चले जाते हैं और वहां रिसर्च करके वो हमको टेक्नोलॉजी वहां दे आते हैं, वो शायद हमको मिल जाएगी। तो नए भारत के निर्माण के लिए हमें रिसर्च स्कॉलर्स के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें खर्चे बहुत होते हैं। उनको स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, उनको किसी भी तरह भारत में रोकना पड़ेगा। इसके ऊपर सरकार को बहुत गहन अध्ययन करना पड़ेगा और गहन विचार करना पड़ेगा, ताकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारी जो रिसर्चेज हैं, वो हमारे भारत में ही रह सकें और नए भारत का निर्माण में उसका बहुत समावेश हो सके। बिल्कुल, क्योंकि वक्त बहुत कम है और हम जिन मुद्दों पर बात कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा और वक्त ज़रूर चाहिए, लेकिन वक्त नहीं है। लेकिन हमने जितनी भी चर्चा की वो सार्थक रही है। आपको युवाओं ने भी सुना, आपको इस नए भारत के निर्माण में क्या योगदान देना चाहिए वो लगातार आपने बताया। आगे आप इसी तरह से भारत के नव निर्माण में योगदान देते रहें। आप चारों का बहुत धन्यवाद। इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद।